बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक 18 साल की इंतहाई हसीन लड़की सर को झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बारिश के कतरों की तरह बह रहे थे। सितम तो ये था कि वो गूंगी थी। जो भी एक बार उसे देखता वो दोबारा इस पर नजर जरूर डालता था, मगर फिर ये सुनकर कि वो गूंगी है एक सर्द आग खारिज कर दी जाती थी। शायद यही वजह थी कि किसी सफाक दिल शख्स ने इसके गूंगेपन का फायदा यूं उठाया था कि आज उसका पेट फूल कर चीख चीख कर ये नवीद सुना रहा था कि उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। कौन था उसका बाप? किसने इस कनीज के साथ बदकिरदारी की थी? इसका फैसला तो अब सुल्तान मोहतरम अपने अंदाज में करने वाले थे। सुल्तान मुअज़्ज़म जंगी मसरूफियात की वजह से आज 2 माह बाद महल में मौजूद थे और सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन दरबार में भी आज 2-4 लोग ही अपने मसाइल लेकर आए थे। अपनी सल्तनत में सुकून देखकर सुल्तान ने एक गहरी सांस खारिज की थी, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र भी वाज़िया था। अभी सुल्तान बाग में चहलकदमी कर ही रहे थे कि जब वहां पर कनीज़ अव्वल तशरीफ लाई। कुछ ही दूरी पर खड़े होकर ताज़ीमन सर को झुकाया। सुल्तान मोहतरम ने कनीज़ को देखा तो कदम ब कदम चलते हुए वहां पर आ गए। कनीज़ के सवाल जवाब देने लगे, कहने लगे, कहो क्या खबर लाई हो? कनीज़ अव्वल, जो कि महल में काम करने वाली सभी कनीज़ों की इंचार्ज थी और सबको इनकी जिम्मेदारी और काम वही बताया करती थी, सुल्तान के सवाल पर थोड़ी परेशान सी हो गई, थोड़ी घबराई हुई थी। चेहरे पर आया पसीना बार बार साफ भी कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही थी। सुल्तान मोहतरम ने उन्हें यूं परेशान और बेचैन देखा तो सवाल करने लगे कि बताओ क्या चीज़ तुम्हें बेचैन किए हुई है? क्या बात है? खुलकर बोलो। क्या महल में कुछ नागवार हुआ है? कनीज़ ने एक नज़र सर को चंबिश दी और फिर कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, एक कनीज़ के साथ किसी ने गलत हरकत की है। सुल्तान मोहतरम ने यह सुना तो अगले पल इनके माथे पर बल पड़ चुके थे। महल में काम करने वाली कनीज़ों को भी एक खास अहमियत और इज्जत व तकरीम से नवाजा गया था। किसी भी सिपाही को यह हक हासिल नहीं था कि वो कनीज़ों के साथ बदअखलाक़ी से बात करें, बल्कि हर एक को एक दूसरे की इज्जत करने का ही दर्स दिया गया था। सुल्तान मोहतरम चलते हुए कनीज़ के करीब आए, कहने लगे कि क्या हुआ है? किसने गुस्ताखी करने की कोशिश की है? तो कनीज़ कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, दरअसल महल में काम करने वाली एक कनीज़ है जो कि हमला हो चुकी है। वो पाकीज़ा कनीज़ थी, महल की साफ सिपाही के लिए मुख्तस थी, लेकिन न जाने कौन इसके साथ ये बदफेली कर गया। सुल्तान मुअज़्ज़म ने जब कनीज़ के मुंह से अल्फाज तो उनके चेहरे से उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इसके लिए इस महल से जंग की नीयत से गए और पीछे ये सब कुछ क्या हो गया? सुल्तान मोहतरम तेज कदम उठाते हुए इसकी जानिब जा रहे थे जहां पर वह कनीज़ मौजूद थी। सुल्तान मोहतरम जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सामने ही वो 18 साला कनीज़ सर झुकाए खड़ी थी। वो रो रही थी, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। सुल्तान मोहतरम को देखकर वह फौरन आगे बढ़ी और सर को झुका कर सलाम पेश करने लगी। सुल्तान मोहतरम ने अगले ही पल सामने दीवार पर लटक रही तलवार को हाथ में लिया, कहने लगे, कनीज़ बताओ तुम्हारे साथ किसने ये गुनाह किया है? मैं अभी के अभी उसका सर तन से जुदा करता हूँ। वह कनीज़ यूं ही खामोश खड़ी थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा रोने लगी थी। उसे यूं होता देखकर सुल्तान मुअज़्ज़िम एक मर्तबा फिर अपनी गरजती हुई आवाज़ में बोले थे, तुम फ़कत इसका नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये गुनाह किया है। अगर वो अपना गुनाह कबूल करता है और माफ़ी मांगता है तो मैं तुम्हारा निकाह इससे करवा दूंगा, वरना उसे इस जुर्म की संगीन सज़ा मिलेगी। सुल्तान मोहतरम एक मरतबा फिर अपने सवाल को दोहरा रहे थे, लेकिन जब इस मरतबा भी इन्हें कोई जवाब ना मिला तो अगले ही पल कनीज़ आगे बढ़ी और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, गुस्ताखी माफ़, मैं आपको टोकना तो नहीं चाहती, लेकिन बताना चाहती हूँ कि यह कनीज़ गूंगी है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये मुंह से बोलकर बता नहीं सकती, वरना अब तक तो शायद उस शख्स को पकड़ा जा चुका होता। ये सुनकर तो सुल्तान मोहतरम को उस लड़की पर तरस आया था। बहुत हसीन थी और इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर किसी का भी दिल इस पर पिघल सकता था, लेकिन कोई इस हद तक गिर सकता था कि फूल सी लड़की को दरिंदगी का ही निशाना बना रहा था। वो तो साफ जाहिर था कि पिछले 4 से 5 महीने से हामला है। वो बार बार अपने पेट को एक चादर से ढकने की कोशिश में लगी थी। सुल्तान मुअज़्ज़िम ने फ़ौरन उसे वहाँ से आराम करने के लिए भिजवा दिया। फ़ौरन हुक्म दिया कि महल में काम करने वाले सभी सिपाहियों दरबारियों को यहाँ पर बुलाया जाए। कुछ ही देर में महल में काम करने वाले सिपाही, महल की रखवाली पर मामूर और दरबार के सब सिपाहियों को यहाँ पर बुला लिया गया। सभी सुल्तान मोहतरम के दरबार में मुजरिमों की तरह खड़े थे। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जब सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो सुल्तान मोहतरम ने इस कनीज़ को वहाँ पर बुलाया। इस कनीज़ से कहने लगे कि महल के सभी सिपाही यहाँ पर मौजूद है, तुम चेहरा देखकर बताओ कि इनमें से कौन है तुम्हारा गुनाहगार जिसने तुम्हारे साथ बदकारी की है।
وہ لڑکی رونے لگی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک نظر دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ شاید وہ ڈر رہی تھی یا پھر اس نے اپنے ساتھ غلط کاری کرنے والے کا چہرہ ہی نہیں دیکھ رکھا تھا۔ سلطان محترم نے وہاں پر موجود ہر ایک سپاہی کو بڑے ہی قہرآلود نظروں کے ساتھ دیکھنے کے بعد کہا، کس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بدکاری کی؟ جو بھی اس کا گنہگار ہے خود بخود سامنے آ جائے، کیونکہ اگر میں نے تفتیش کرنا شروع کی تو میں اسے عبرت کا نشان بنا ڈالوں گا۔ سلطان کی گرجدار آواز پورے دربار میں گونجی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے سلطان کی غیرت پر انگلی اٹھا دی ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سلطان اپنے ہاں کام کرنے والی کم سن کنیزوں کو اپنی اولاد جیسی عزت اور اہمیت دیا کرتے تھے۔ سبھی سپاہی آگے بڑھ کر کہنے لگے، سلطان محترم آپ کی قسم، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ باری باری وہاں پر جتنے بھی سپاہی تھے، کوئی سلطان محترم کی قسم کھا رہا تھا، کوئی ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ سلطان محترم ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کنیز کو میلی نظروں سے بھی نہیں دیکھا۔ وہاں پر موجود سب سپاہی سر جھکائے کھڑے تھے۔ کہیں نہ کہیں خوف بھی تھا کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سلطان محترم نے ایک نظر سپاہیوں کو دیکھا، پھر ان کو سلطان محترم نے آخری مرتبہ تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے اصلیت نہ بتائی تو جب حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو میں اس کو قید خانے میں ڈال دوں گا۔ پھر وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے وہ سامنے آ جائے تو اس کی سزا میں کمی ہو جائے گی۔ وہاں پر موجود سپاہی تو ڈر سے کانپنے لگے تھے، لیکن کسی نے بھی بہرحال گناہ قبول نہیں کیا تھا۔ وہاں پر جو سینکڑوں سپاہی موجود تھے، آخر سلطان محترم کس پر الزام لگاتے؟ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں جلد بازی کے فیصلے میں کسی بے گناہ کو ہی سزا نہ مل جائے۔ وہاں کھڑے 3 سپاہیوں پر سلطان محترم کو شک ہوا تھا، جو سپاہیوں کی قطار میں اپنا چہرہ چھپا رہے تھے، لیکن پھر شک کی بنیاد پر سلطان محترم الزام نہیں لگا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر وہاں موجود سب سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا کہا۔ سبھی سپاہی وہاں سے جا چکے تھے، دربار خالی ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا اور خود کچھ ترکیب سوچنے کے کنیز اول کو وہاں پر بلایا اور اس سے سوال کرنے لگے، یہ کنیز کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ مجھے الف تا یہ سب کچھ اس کنیز کے بارے میں بتاؤ۔ اس گنگی کنیز جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، اس کا نام رقیہ تھا۔ کنیز اول سامنے کھڑی ہو گئی اور سلطان محترم کو اس کنیز کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک محل میں کیا کرتی تھی، اس کے ذمہ کون کون سے کام تھے۔ سلطان محترم اپنی تھوڑی پر انگلی لگے سب کچھ سنتے رہے اور پھر اس کنیز کو وہاں سے جانے کا کہا۔ پھر سلطان محترم نے اس گنگی کنیز کو بلایا۔ رقیہ وہاں پر آ چکی تھی، سر کو جھکایا ہوا تھا۔ سلطان محترم نے اسے گھڑا دیا جو بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت گھڑا تو شاید ہی آج سے پہلے اس نے کبھی دیکھا ہو۔ گھڑے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس گھڑا کو اٹھانے لگی۔ سلطان محترم نے رقیہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس گھڑے میں میٹھا تازہ پانی بھر کر لاؤ، ہم اس گھڑے سے آج پانی پینا چاہتے ہیں۔ اس کنیز نے تعظیماً سر کو جھکایا، جبکہ پاس ہی کھڑی کنیز یہ دیکھ کر حیران ہو چکی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سلطان محترم کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسے یوں ہڑبڑاتا ہوا دیکھ کر سلطان محترم اس کے جانب متوجہ ہوئے، اسے سوال کرنے لگے، یا کنیز کیا کہنا چاہتے ہو؟ کافی ہڑبڑائی ہوئی لگ رہی ہو۔ کنیز کہنے لگی، سلطان محترم بے شک آپ ہر چیز کا علم ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کنیز 5 ماہ سے حاملہ ہے۔ اگر بھاری گھڑا اٹھا کر لائے گی تو پہلے ہی وہ بچہ ناجائز ہے، لیکن اس کی اور بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سلطان محترم نے سنا تو اگلے ہی پل تنقید نظروں سے کنیز اول کو دیکھا۔ پھر جیسے وہ کنیز محل سے باہر نکلی تو سلطان محترم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کنیز کا پیچھا کرنے لگے تھے۔ پاس ہی موجود جنگل میں ایک ندی بہتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کا پانی بہت ہی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گاؤں میں موجود اس ندی کا پانی جو بھی پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں پڑ سکتا۔ وہ کنیز دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آس پاس دیکھتی، اس بات سے انجان کہ سلطان محترم اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ رقیہ اس ندی تک آ چکی تھی۔ ندی پر آنے کے بعد وہ وہاں پر ندی میں بیٹھی۔ سب سے پہلے اس نے گھڑا پانی سے بھرا تھا۔ ندی کے اس حصے میں گئی جہاں سے پانی بہہ کر پتھروں سے نیچے آ رہا تھا، وہاں سے اس نے تازہ پانی گھڑے میں بھر لیا۔ پانی بھرنے کے بعد اس نے گھڑا جیسے تیسے بامشکل اٹھا کر ندی کے کنارے پر رکھا۔ اب گھڑے کا منہ اس نے ڈھانپ دیا تھا اور پھر خود اس کو پانی دیکھنے لگی۔ وہاں پر بالکل خاموشی تھی اور رقیہ کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آس پاس ایک نظر دہرانے کے بعد جب اسے وہاں پر کسی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی تو وہ کنیز دھیرے دھیرے چلتے اس جانب کو آگئی جہاں پر پانی بہتا ہوا جا رہا تھا۔
नदी के हिस्से में वो पाँव लटका कर बैठ गई। ऐसा करते हुए उसने अपनी पंडलियों को नंगा कर दिया। कितनी देर वो इस हालत में पानी में बैठी रही। कुछ ही देर बाद उसने जो कुछ वहां पर किया, सुल्तान मोहतरम अपनी आंखें बंद कर चुके थे। सिपाही तो अपना सर झुका चुके थे। सबके कानों की लू तक सुर्ख हो चुकी थी। वो कनीज बिल्कुल बेलिबास हो चुकी थी। उसने अपने वजूद पर एक कपड़ा भी नहीं पहन रखा था। कपड़ों को नदी किनारे रखकर उस पानी में बैठ चुकी थी। जिस तरह पानी में वो तैर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो तैराकी में माहिर हो। सुल्तान ने हाथ से इशारा किया तो वहां से सिपाही जा चुके थे। सुल्तान मोहतरम अपनी नजरों का रुख बदल चुके थे। वो यहाँ पर यह देखने के लिए आए थे कि आखिर कनीज यहाँ पर आने के बाद क्या करती है। दरअसल कनीज अव्वल ने बताया था कि इस कनीज को नदी से पानी लाने के लिए भी भेजा जाता है। चूँकि यहाँ पर पानी बहुत मीठा और शफाफ होता है और पहाड़ों से निकल कर आता है, इसलिए वही पानी सुल्तान और मलका के पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो लड़की कितनी ही देर वहां पर बहते पानी में गुसल करती रही। फिर अपना लिबास वजूद पर पहनने के बाद मुड़ने लगी तो अचानक वहां पर घोड़े पर सवार एक नौजवान आ गया। सुल्तान मोहतरम एक झाड़ियों के झुंड के पीछे छुपे ये सब कुछ देख रहे थे। इसके बाद जो कुछ वहां पर हुआ वह नाकाबिले यकीन था। सुल्तान मोहतरम कुछ देखते रहे और फिर रुकैया के महल पहुंचने से पहले वो महल वापस आ चुके थे। रुकैया वो घड़ा अपने सर पर रख चुकी थी। उसने वो घड़ा सुल्तान मोहतरम के सामने रखा और कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। सुल्तान मोहतरम ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इस कनीज के घरवालों को यहाँ पर लाओ। घरवालों को सुनना था कि रुकैया के चेहरे की रंगत उतर चुकी थी। वो सोच समझने से कासिर थी कि सुल्तान उसके वालिद को क्यों बुला रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वहां पर उस गूंगी लड़की के वालिदैन आ चुके थे। जैसे ही वहां पर आने वाली एक औरत ने रुकैया का पेट फूला हुआ देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। बार बार अपने शोहर का बाजू खींच कर कह रही थी कि रुकैया को क्या हुआ, इसका पेट क्यों इतना सूजा हुआ है, ये इतनी भारी भारी क्यों लग रही है। रुकैया अपने माँ बाप को देखकर कनीज़े अव्वल के पीछे छुप चुकी थी। गोया अपने वालिदैन से डर रही हो। जैसे ही वालिदैन को ये पता चला कि इनकी बेटी हामला है तो अगले ही पल रुकैया की वालिदैन ने गुस्से से उसे मलामत करना शुरू कर दिया। आगे बढ़कर उस औरत ने रुकैया को बाजू से पकड़ा, गुस्से से जोड़ के कहने लगी, क्या कर दिया तुमने, तुम इस कदर आगे निकल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में, मुझे तो लगा था कि सुल्तान मोहतरम के महल जाकर काम करोगी, 2-4 पैसे इज्जत कमा के लाओगी, हमारा पालन अच्छे से हो जाएगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर बदकारी करती रही फिर रही हो। सुल्तान मोहतरम, ये सब कुछ क्या है कि आपके महल में कनीज़ों के साथ इस कदर घिनौना खेल खेला जाता है। इस औरत की हाजिर दिमागी पर तो एक मर्तबा सुल्तान भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते थे कि आज तक किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि सुल्तान मोहतरम के सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सके। मगर सुल्तान मोहतरम इस औरत के साथ बगैर किसी तासुर के एक बात की थी। कहने लगी कि जिसने इसके साथ गुनाह किया है उसे इसकी सजा मिलेगी। मगर वो खातून चीख चीख कर कहने लगी, सीना पीटने लगी, बयान करने लगी, कहने लगी कि मेरी बेटी की इज्जत मिलियामेट हो गई है। अरे कौन था वो कमबख्त जिसने इसकी इज्जत को रोन डाला। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि बिन ब्याही लड़की माँ बनने वाली है। न जाने किसका बचाया अपनी कोख में लिए फिर रही है। वो औरत रो रो कर सुल्तान के सामने कह रही थी कि सुल्तान मोहतरम, हम गरीब लोग हैं, हमें इंसाफ दिलाइए। लड़की मासूम सिर्फ शक्ल से लगती है, करतूत तो इसकी ये है कि उसको ज़रा शर्म नहीं आई कि आपके महल में होने के बावजूद ये गुनाह कर रही है। सुल्तान मोहतरम ने इस मर्तबा इस औरत को माथे पर पल देकर देखा था, फिर कहा कि खामोश रहो, इस लड़की का फैसला मेरे हुक्म के मुताबिक ही होगा। इस लड़की का बाप एक जानिब सर झुकाए खड़ा था। अपने सर पर पगड़ी खुलकर इसके गले में आ चुकी थी। वो अपनी आंखें उससे साफ कर रहा था, बार बार शिकायती नजरों से अपनी बेटी को देख रहा था। सुल्तान मोहतरम ने उस शख्स को तन्हाई में अपने पास बुलाया। वो इससे सवाल करने लगा, तुम्हें अपनी बेटी के किरदार पर शक है? वो शख्स फौरन हाथ छोड़कर गोया कांप उठा, कहने लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी की असमत की गवाही मैं खुद देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बेटी कभी ये गुनाह नहीं कर सकती, ना ही ये गुनाह में हिस्सेदार हो सकती है। इसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है, बस इसका गुनाहगार ढूंढे। सुल्तान मोहतरम वो शख्स बताने लगा कि मैं गरीब शख्स हूँ, अक्सर बीमार रहता हूँ, सिर्फ मेरी मेहनत मजदूरी से घर का खर्चा नहीं चलता। अक्सर दूसरे इलाकों में जाकर काम काज करते हुए कई कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं मिल पाते कि गुजारा हो सके। इसलिए बीवी के कहने पर मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर कनीज के लिए पेश कर दिया, ताकि जो भी रकम आएगी घर का चूल्हा तो चलता रहेगा। इसके बाद सुल्तान मोहतरम ने उस लड़की की वालिदा को तन्हाई में बुलाया था। इस पर भी वही सवाल किए, लेकिन उसने जो जवाब दिया सुल्तान मोहतरम के माथे पर बल पड़ चुके थे। जिन्होंने तमाम तर बात सुनने का बाद इन दोनों से ये कहा कि रुकैया को वो लोग अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। इसके गुनाहगार को सुल्तान मोहतरम जल्द ढूंढ कर रहेंगे। वह शख्स रोता हुआ अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। जाने से पहले हाथ जोड़कर यही कहा कि सुल्तान मोहतरम इंसाफ जरूर दिलाइएगा,
मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाला आखिर कौन था? सुल्तान मोहतरम सोच में पड़ चुके थे। दोनों के बयानात ने तो इन्हें एक अजीब सी शेष का पंच में मुब्तला कर दिया था। लड़की का बाप क्या कह रहा था, लड़की की माँ क्या कह रही थी। जैसा कि रुकैया के बाप ने बताया कि वो अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर रहता था, जबकि एक लड़की की तालीम और तरबियत और परवरिश एक माँ ही करती है। जो राज अपनी औलाद की माँ जानती है वो बाप नहीं जान सकता। माएँ बाज दफा अपनी औलाद की हरकतों पर पर्दे डाल भी दिया करती हैं। शायद यही वजह थी कि रुकैया की वालदा तो उसकी असलियत जानती थी, लेकिन बाप नावाकिफ था। वो लड़की गरीब थी, एक गांव में रहती थी। जैसे ही वो लड़की वहां से गई तो सुल्तान मोहतरम कुछ सोचने लगे, इस लड़की के साथ गुनाह किसने किया था। ये तो अब वही जाकर पता चलने वाला था। रुकैया की वालदा इसकी खूब बुराइयां करके गई थी। सुल्तान मोहतरम से कहने लगी कि भले ये गूंगी है, शक्ल से मासूम लगती है, लेकिन किरदार की अच्छी नहीं है। शुरू से इस पर शक था, मगर अपने शौहर से डर लगता था कि अगर इसने कोई भी ऊंच नीच कर दी तो शौहर मुझे चुटिया से पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। इसलिए इसे यहाँ पर कनीज छोड़ दिया कि आपकी निगरानी में रहेगी तो कोई गुनाह सर्द नहीं होगा। इससे मगर कहाँ खबर थी कि यहाँ पर यह मुंह काला करके छोड़ेगी। वो लड़की जब नदी पर गई तो वहां पर भी इन्होंने जो कुछ देखा था वो भी सुल्तान के दिमाग में घूम रहा था। अगले रात सुल्तान मोहतरम ने अपना भेष बदला और चेहरे पर निकाब से ढांक कर महल से बाहर निकले। उन्होंने अपना भेष बिल्कुल ऐसा बना रखा था जैसे इस गाँव के रहने वाले लोग थे। वो चलते हुए घर से बाहर गए और घर छोटा सा और कच्चा था। ये घर रुकैया के वालिदैन का था। सुल्तान मोहतरम घर के चारों तरफ घूमकर देखने लगे कि कहां से वो घर के अंदर के हालात को जान सके। कुछ देर के बाद इन्हें घर की एक दीवार से ईंट निकली हुई दिखाई दी। सुल्तान मोहतरम ने उस ईंट के पास मोहतरम ने आसपास ध्यान दिया और फिर इस ईंट को खींच कर निकाल दिया। जैसे ही ईंट निकली सुल्तान मोहतरम ने इस अंदर झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर सुल्तान मोहतरम के होश उड़ चुके थे। जैसे इन्होंने सोच रखा था हकीकत इसके बरअक्स थी। कड़ी से कड़ी मिलाकर ये अंदाजा तो लगा ही चुके थे कि जो सच अब तक इन तक पहुंचा है वो आधा सच, वो मुकम्मल हकीकत नहीं है। इससे पहले कि मजीद बात आगे बढ़ती, सुल्तान मोहतरम ने अगले ही बार इस घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। दरवाजे पर दस्तक का सुनकर घर में बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। कुछ ही देर में घर का दरवाजा खुला। सुल्तान मोहतरम को देखकर सामने खड़ी औरत जो कि रुकैया की वालदा थी कहने लगी कि बताइए किस काम से आए हैं। यहाँ पर सुल्तान मोहतरम अपनी आवाज बदल कर कहने लगे कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी महल से वापस आई है। इतना सुनना था कि इस औरत ने फौरन घर से बाहर सर निकालकर आसपास देखा। गली में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। फौरन सुल्तान मोहतरम को इशारा करके कहने लगी कि जल्दी से अंदर आ जाओ, बहुत अच्छा किया, मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था। इसके बाद जो कुछ हुआ, सुल्तान मोहतरम गुस्से से आग बगोला हो चुके थे। फौरन वहां पर सिपाहियों को बुला लिया था। इस औरत को रुकैया को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश कर दिया गया था। वो औरत को फूट फूट कर हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सुल्तान मोहतरम ने अपनी सल्तनत से ऐसे एक शख्स को बुला लिया जो गूंगों के इशारों को टूटे फूटे अल्फाजों को अपने अल्फाज में डालकर बता सकता था कि गूंगा या बहरा शख्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुल्तान मोहतरम ने सबसे पूछगीछ कर ली थी, लेकिन अब पूछने की बारी रुकैया से थी जिस पर ये सब गुजर रही थी। सुल्तान मोहतरम ने वहां पर रुकैया को सामने खड़ा किया, इससे सवाल किया कि जो कुछ भी है हकीकत बताओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ कैद खाने में डाल दिया जाएगा। रुकैया रोने लगी, इशारे से फिर सब कुछ बताने लगी और इसके इशारे में की जाने वाली बात को वहां पर खड़ा शख्स जो कि इशारा समझने का माहिर था, सुल्तान मोहतरम को सब कुछ बताने लगा कि वो लड़की गूंगी थी, उसकी सगी माँ हयातनाक थी, सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी, घर के हालात बहुत खराब थे और रुकैया के वालिद दिन रात मेहनत मजदूरी करते। इसके बावजूद इतना ना कमा पाते कि जो लोग अपनी अच्छी जिंदगी बसर कर सकते। जब रुकैया के वालिद काम के सिलसिले से घर से बाहर जाते और कई कई रोज तक वापस ना आते तो रुकैया की सौतेली माँ ने इससे जिस्म फरोशी का काम करवाना शुरू कर दिया। वो पहला ही शख्स था जो रुकैया की इज्जत ढूंढने के लिए आया था, लेकिन इसके बाद रुकैया की वालदा को ये डर लगने लगा कि कहीं ये मर ही ना जाए। इसका बाप तो इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसके बाप को क्या जवाब देगी। तब तक इसका बाप भी वापस आ चुका था। उसने डरा धमकाकर रुकैया को समझाया कि किसी को कुछ मत बताना, लेकिन जब उसे लगने लगा कि जैसे ही ये हामला हो चुकी है तो उसने फौरन अपने शौहर से बात करके इसे महल में कनीज के तौर पर पेश कर दिया। सुल्तान मोहतरम ने इस शख्स को भी बुलाया जो नदी पर रुकैया से मिलने के लिए आया था। जब वह शख्स वहां पर पहुंचा तो उसे देखकर रुकैया सर झुकाकर रोने लगी थी। दरअसल ये वही शख्स था जो रुकैया के साथ बदकारी कर चुका था, लेकिन रुकैया जैसी गूंगी लड़की इस बात पर इस रात जुल्म करने के बाद इससे पछतावा हुआ था, क्योंकि इसने एक भोली भाली लड़की के साथ ये जुल्म किया। इसने दोबारा रुकैया की सौतेली माँ से बात करना चाहिए, वो माफी मांगना चाहता था। निकाह की भी पेशकश की कि मैं रुकैया से निकाह करना चाहता हूँ, मगर इसकी सौतेली माँ ने इसकी पेशकश को कबूल नहीं किया था, क्योंकि रुकैया कनीजा के लिए दी जा चुकी थी। तो जब उसने एक मरतबा रुकैया को नदी से पानी भरकर लाते हुए देखा तो वहां इससे माफी मांगने के लिए चला आया था।
इसी वक्त सुल्तान मोहतरम ने भी देख लिया था। सुल्तान मोहतरम ने सारा वाकया सुना तो रुकैया के सौतेली माँ को कैद खाने में डाल दिया। रुकैया के वालिद ने भी अपनी बीवी को तलाक दे दी, जबकि रुकैया का निकाह इसी शख्स से करवा दिया गया जिसने इसके साथ ये गुनाह किया था। निकाह के बाद जब सुल्तान ने रुकैया को ज़ारे कुतार होते देखा तो उससे पूछा कि अब तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम इस निकाह करके खुश नहीं हो? तो उसने रुकैया ने कहा कि नहीं सुल्तान मोहतरम, मैं बहुत खुश हूँ। असल में बात यह है कि अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। सुल्तान ने कहा कि क्या मतलब? रुकैया ने कहा कि मेरी सौतेली वालिदा मुझे हामला होने के बाद कहा था कि मैं ये इल्जाम आपके किसी बेटे पर लगा दूं कि आपके किसी बेटे ने रात की तारीकी में मेरे साथ ये गुनाह किया है ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए महल की इज्जत बन जाऊं। एक वक्त में मैं ये काम करने के लिए राजी भी हो गई थी और मेरी माँ ने ये बहाना बनाया था कि आपका बेटा ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बहाने मुझे बुला कर ले गया था और तन्हाई का फायदा उठाकर उसने मेरे साथ ही गुनाह किया, क्योंकि मेरी माँ की ये सोच थी कि सुल्तान इस मामले को महल में ही दबाकर हट कर देंगे कि अगर ये मामला बाहर निकला तो इससे इनकी बदनामी होगी। लेकिन फिर मेरा जमीन नहीं मानो, अल्लाह ने मुझे इस गुनाह से बचा लिया। सुल्तान ने कहा तुम्हारी वालिदा ने जो किया वो इसका अंजाम देगी। अल्लाह किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं करता। इसके बाद सुल्तान ने उसे लाखों दुआएं और सोने की थैली देकर यहाँ से रुखसत कर दिया।